वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जनतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर नीतिगत फैसले करते हैं। अगर विपक्ष न हो तो सत्ता पक्ष को निरंकुश होते देर नहीं लगती, मगर इस तकाजे को शायद आज के राजनेता भुला चुके हैं। पिछले कुछ सालों में अक्सर सत्ता पक्ष की कोशिश देखी जाती है कि वह विपक्ष को धकियाकर अपना फैसले लागू करा दे। इसी के चलते संसद से लेकर तमाम विधानसभाओं में संघर्ष और विरोध प्रदर्शन की नौबत आए दिन आ जाती है। अब तो स्थिति यह है कि सत्ता पक्ष अगर सदन में बहुमत में है तो उसके नेता विपक्षियों को बलपूर्वक और हिंसक तरीके से रोकने का प्रयास करते हैं। वे अपने किसी गलत कदम के विरोध में विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं होते। इसके कई उदाहरण हाल में देखने को मिले। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच हाथापाई इसी का नतीजा थी। पिछले दिनों वहां के रामपुर हाट में हुई हिंसा में 8 लोग जलकर मर गए। उसी के विरोध में विपक्षी दलों ने सदन में जवाब मांगा तो सत्ता पक्ष के नेता हिंसक हो उठे। उस घटना से सबक नहीं लिया गया और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के हंगामा करने पर उसके नेताओं को सुरक्षा कर्मियों के जरिए धकियाकर बाहर कर दिया गया। यही हाल दिल्ली नगर निगम की बैठक में भी रहा। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद इस कदर गुत्थम गुत्था हुए कि एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ डाले। हालांकि कुछ मौकों पर पहले भी जनप्रतिनिधियों ने सदन में हिंसक व्यवहार किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक दूसरे पर माइक और कुर्सियां फेंकने का दृश्य आज भी लोगों की जेहन में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, बिहार आदि विधानसभाओं में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मगर पश्चिम बंगाल और दिल्ली की घटनाओं ने एक बार फिर रेखांकित किया है कि क्या अब लोकतंत्र में विपक्ष की जगह खत्म करने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। क्या राजनीति में अब हिंसा के जरिए अपनी बात मनवाने पर यकीन बढ़ रहा है? क्या अब तर्कपूर्ण और शालीन तरीके से बात कहने के दिन खत्म हो रहे हैं? किसी आरोप या असहमति का जवाब अब मारपीट से ही दिया जाएगा? अगर राजनेताओं को लोकतांत्रिक तरीके में थोड़ा भी यकीन होता तो शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक बयान पर विपक्षी कार्यकर्ता वैसी हरकतें नहीं करते जो उन्होंने उनके घर के दरवाजे पर जाकर किया। सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधियों का आचरण बहुत मायने रखता है। अगर कोई बड़ा नेता अलोकतांत्रिक आचरण करता है तो उसका असर पार्टी के नीचे वाले सारे नेताओं पर पड़ता है। वे उसे सही मानकर दोहराना शुरू कर देते हैं। अब सदनों में कैमरे लगे हुए हैं जिनके जरिए कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण होता है। अगर वहां भी नेता संयम और शालीनता नहीं बरत पा रहे तो बाहर उनसे क्या उम्मीद की जाए? उसकी प्रतिक्रिया फिर सड़कों पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में और भद्दे रूप में प्रकट होती है।
राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, सहमति असहमति कोई गलत बात नहीं है, मगर उसे प्रकट करने का अशालीन तरीका शायद ही कोई पसंद करे। अगर किसी को किसी बयान से असहमति है तो उसका तार्किक ढंग से जवाब देना होता है, न कि हाथापाई करके। असहमतियों पर संयम नेताओं का पहला गुण माना जाता है। राजनीति तो क्या, हिंसा की जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षा में कई जगहों पर प्रश्न पत्र गलत तरीके से बाहर आने की घटना से फिर यही साबित हुआ है कि बार बार ऐसी गड़बड़ियों के बावजूद सरकार इसे लेकर शायद ज़्यादा फिक्रमंद नहीं है। बुधवार को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी, मगर उससे 2 घंटे पहले ही यह खबर सामने आई कि प्रश्न पत्र बाहर कुछ लोगों के हाथ लग गया है और वे उसका उत्तर तैयार करा रहे हैं। इसके बाद आनन फानन में अधिकारियों ने 24 जिलों में परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। हालांकि 51 जिलों में परीक्षा सामान्य तरीके से संचालित हुई। मामले के तूल पकड़ने के बाद जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया और कुछ थानों में मुकदमा दर्ज कर 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह है कि प्रश्न पत्र की बात उजागर होने और उसके सुर्खियों में आ जाने के बाद कार्रवाई में जैसी तेजी देखी गई, उतनी ही सजगता परीक्षा के पहले नहीं थी। यह भी कहा जा सकता है कि परीक्षा के आयोजन में शामिल कर्मचारियों या अधिकारियों के मिलीभगत के बिना एक साथ इतने बड़े दायरे में पर्चा लीक होने की घटना संभव नहीं है। अफसोसनाक यह है कि अक्सर सामने आने वाली ऐसी घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं। पिछले साल भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था, जिस पर हंगामा मचने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तब यह बात सामने आई थी कि पर्चा प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था। ताज़ा घटना को देखें तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे, केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती और 24 घंटे निगरानी की चौकस व्यवस्था के बावजूद परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। स्वाभाविक ही इसमें कई स्तरों पर कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। निश्चित तौर पर एक साथ समूचे राज्य में परीक्षाओं का आयोजन एक बड़ा और जटिल काम है, लेकिन इसके समांतर यह भी सच है कि इसके लिए सरकार के तहत एक व्यापक और सुगठित तंत्र काम करता है। इस दौरान इसका मुख्य काम यही सुनिश्चित करना होता है कि परीक्षाओं का आयोजन पूरी तरह पारदर्शी और ईमानदार तरीके से हो। लेकिन कामकाज में लापरवाही या फिर इस तंत्र के ही कर्मचारियों या अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से मेडिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले या फिर किसी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं या फिर स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र अक्सर लीक हो जाते हैं। इस घोटाले में लगे लोग लीक हुए प्रश्न पत्र को लाखों रुपए में बेचकर भारी कमाई करते हैं। जाहिर है इसमें मोटे पैसे या संपर्कों के जरिए कामयाबी हासिल करने वालों
को तो गलत तरीके से फ़ायदा मिल जाता है, मगर वैसे विद्यार्थी या प्रतिभागी कई बार इसी वजह से दाखिले, नौकरी या फिर कोई परीक्षा पास करने से वंचित रह जाते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी की होती है। यानी परीक्षाओं के पर्चे लीक होने की घटनाएं एक तरह से ईमानदार तरीके से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की मेहनत को भी बेकार कर देने की वजह बनती हैं। यह बेवजह नहीं है कि कई बार विद्यार्थियों की पढ़ाई में देरी करने और प्रतिभागियों को रोजगार के अवसरों से वंचित करने के लिए सोच समझकर ऐसी गड़बड़ी होने देने आरोप लगाए जाते हैं। सवाल है कि बार बार ऐसी घटनाओं के बावजूद सरकार को परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े अपने तंत्र को दुरुस्त करने की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं होती? वे कौन सी वजहें हैं कि प्रश्न पत्रों को लीक करके कमाई करने वालों को ऐसी गड़बड़ियां करने का मौका मिल जाता है? स्टॉप।